हेलो वॉचर्स। ये कहानी है कूपर की, जो कि जीवन की तलाश में दूसरे ग्रह पे जाता है, पर टाइम डायलेशन की वजह से वो अपने बच्चों से भी उम्र में छोटा हो जाता है। और ये सब कैसे होता है जाने की आज की इस टाइम ट्रेवल कहानी में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कूपर से। कूपर, जो कि पहले नासा में टेस्ट पायलट था, वो बहुत एजुकेटेड पायलट इंजीनियर था, मगर अब वो किसान है और मक्के की खेती करता है। क्योंकि ये कहानी है भविष्य की, जहां अनाज उगना बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े धूल के तूफान आते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में अनाज उगना बंद हो चुका है। केवल मक्के की ही खेती होती है। पूरी दुनिया से डिफेंस सिस्टम हट चुका है। लक्ष्य अगर है तो केवल लोगों की भूख मिटाने का और जिंदा रहने का। कूपर अपने फादर इन लॉ, अपनी बेटी मर्फ और बेटे टॉम के साथ रहता है। टॉम पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मगर वो एक किसान बनना चाहता है, जो कि दुनिया के लिए जरूरी भी है। मर्फ पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो अपने पिता कूपर से अक्सर कहती है उसके कमरे में एक भूत है जो कि किताबों को गिरा देता है, और उसे लगता है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। कूपर कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन सभी बेसबॉल मैच देखने जाते हैं। तभी वहां पर बहुत बड़ा धूल का तूफान आ जाता है, जिससे कि सभी लोग मास्क लगाकर वहां से घर आ जाते हैं। पूरे घर पर धूल ही धूल भरा होता है। मर्फ जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है बहुत सारे लाइंस उसके कमरे में बने हुए हैं। मर्फ कहती है कि ये उसी भूत ने किया है, जिसको देखकर कूपर कहता है आज रात वो यहीं पे रुकेगा और देखेगा कि आखिर ये भूत है कौन। और वो वहीं पे रुक जाता है और मर्फ अपने भाई के कमरे में चली जाती है। अगले दिन मर्फ आती है तो देखती है कि उसके पिता कूपर रात भर उन लाइंस की स्टडी कर रहे थे। कूपर कहता है कि तुम्हारे कमरे में बुक्स अक्सर इसलिए गिर जाती है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और इसके थ्रू हमें बाइनरी लैंग्वेज में कुछ मैसेज दिया जा रहा है। और ये मैसेज कौन दे रहा है दोस्तों, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज को बाइनरी कोड भी कहा जाता है, जिसके जरिए केवल 0 और 1 का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को बताया जाता है। वास्तव में बाइनरी कोड ही सभी टेक्नोलॉजी का आधार है और कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा भी है। कूपर बाइनरी कोड में छिपे हुए लोकेशन को डिकोड कर लेता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। मगर वहां की सिक्योरिटी दोनों को पकड़ लेती है, जहां कूपर से पूछताछ की जाती है। कूपर वहां पर बैठे डॉक्टर ब्रांड को पहले से ही जानता है, क्योंकि जब वो नासा में था तब दोनों साथ काम कर चुके थे। वहां पर डॉक्टर ब्रांड की बेटी होती है अमीलिया। सब उनसे पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं आखिर इतने गुप्त जगह की जानकारी उनको कैसे मिली। मर्फ बोलती है कि ग्रेविटी के कारण हमने यहाँ के लोकेशन का पता लगाया है, मगर कोई भी यकीन नहीं करता है। आगे कूपर बहुत डर जाता है और कहता है मैं सब कुछ सच बताऊंगा, मगर तुम सबको वादा करना होगा कि मेरी बेटी और मुझे जिंदा जाने दोगे। तभी डॉक्टर ब्रांड हंसते हुए और समझाते हुए उसे अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कूपर, या हम सबको नहीं जानते हो? हम नासा हैं, हम अब भी काम करते हैं, मगर पूरी दुनिया की नजर में नासा को 10 साल पहले ही बंद किया जा चुका है, क्योंकि पूरे विश्व को भूख मिटाने की जरूरत है, ना कि साइंटिस्ट की। मगर लोग ये नहीं जानते कि सभी अनाजों की तरह कुछ सालों में मक्के की खेती भी नहीं हो पाएगी, और जिसके बाद इंसानी नस्ल खत्म हो जाएगी, क्योंकि फसलें नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं। कूपर कहता है कि कोई उपाय तो होगा जिससे कि हम वापस धरती पर अनाज उगा पाए। तभी डॉक्टर ब्रांड कहते हैं कि हमें अब इस धरती को छोड़ने की जरूरत है। हम किसी और ग्रह पे जाएंगे और कॉलोनीज बनाएंगे। आज से 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वार्म होल खुद ब खुद अपीयर हो गया था, जिसके जरिए लाखों वर्ष दूर हम दूसरे गैलेक्सीज में जा सकते हैं। उस वार्म होल को किसी उन्नत सभ्यता ने वहां पे रखा है और तुम्हें भी कोऑर्डिनेट्स देकर हम तक पहुंचाया है। दोस्तों, वर्म होल के जरिए हम यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कागज के टुकड़े को देखिए और मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। आप सीधा ए से बी की तरफ जाओ। वहीं अगर कागज के टुकड़े को कुछ इस तरह मोड़ दिया जाए तो शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा। आगे डॉक्टर ब्रांड बताते हैं कि स्पेस में अब भी उनका एक अंतरिक्ष यान है, जिसका नाम है एंडुरेंस। ब्रांड कूपर से कहते हैं एंडुरेंस तुम्हें वर्म होल के थ्रू दूसरे गैलेक्सीज में ले जाएगी, जहां से सिग्नल्स आए थे। दरअसल नासा ने पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट्स को पर्याप्त सामग्री देकर दूसरे ग्रहों पर भेजा था, और जिस पर से भी सिग्नल वापस आया उन्हें वहां जाकर एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सिग्नल्स इतने नहीं है कि पूरी तरह से जाना जा सके कि इस ग्रह में रहा भी जा सकता है या नहीं। और सिर्फ 3 ग्रहों से सिग्नल वापस आए, मतलब कि बाकी ग्रह रहने लायक नहीं है, और जिन ग्रहों से सिग्नल नहीं आए वहां गए एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। डॉक्टर ब्रांड अपने 2 आइडियाज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां मानव विकास संभव है, तो वो एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट से बहुत लोगों को वहां ले जाकर बसाएंगे,
चूंकि इतना फ्यूल नहीं है इसलिए वो एक थ्योरी पर काम कर रहे हैं जिससे कि ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए बंद किया जा सके और ग्रेविटी नहीं होने पर एयरक्राफ्ट को बस एक धक्के, एक डायरेक्शन दिखाने से ही वो चल पड़ेगी। मगर अभी थ्योरी पूरी नहीं हुई है। और आइडिया नंबर 2, जब तक ये ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक 5000 मानव भ्रूण को लेकर तुम लोग दूसरे ग्रह पे जाओगे। कुछ दशकों में उसके जरिए वहां मानव बस्तियां बन जाएंगी। डॉक्टर ब्रांड कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा कूपर, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आखिरी पीढ़ी बस हमारी पीढ़ी होगी। तुम्हारी बेटी की पीढ़ी के लोग भूख और दम घुटने से मर जाएंगे। ये सब सुनकर कूपर मान जाता है। आखिर ये पूरी दुनिया की बात थी। मगर मर्फ इस बात से बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि रात में उसने उन मैसेजेस को डिकोड किया था जिसका मतलब है स्टे, मतलब रुको। वो बहुत रोती है। कूपर उसे समझाता है कि उसका जाना जरूरी है, उसी में सबकी भलाई है। वो उससे कहता है कि जब वो लौट के आएगा तो शायद मर्फ की उम्र भी उसके जितनी ही हो जाएगी, क्योंकि स्पेस की टाइम और धरती की टाइम अलग होता है। कूपर के पास 2 घड़ी होते हैं जिसमें से एक घड़ी वो मर्फ को दे देता है, जिसके बाद कूपर वहां से चला जाता है। वो लोग अपने 4 साइंटिस्टों की टीम के साथ स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं जिसका नाम एंडोरेंस होता है। उनके साथ एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट भी होता है जिसका नाम टार्स होता है। वो लोग वॉर्म होल में चले जाते हैं और दूसरे गैलेक्सी पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें सबसे पहले मिलर्स प्लैनेट जाना होता है। डॉक्टर मिलर के वहां जाने की वजह से उस ग्रह को मिलर प्लैनेट कहते हैं, जो कि ब्लैक होल के सबसे करीब होती है और जिसकी वजह से वहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। वहां बिताए जाने वाला हर 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर होता है। आगे वो लोग मिलर्स प्लैनेट पर जाते हैं। उनका एक दोस्त एंडोरेंस में ही रहकर ब्लैक होल की स्टडी करता है। कूपर, एमिलिया और उनका एक साइंटिस्ट दोस्त वहां पर लैंड करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ पानी ही पानी है। डॉक्टर मिलर की भी मौत हो चुकी है। एमिलिया कहती है कि वो वहां पहाड़ों पर जाकर देखना चाहती है, मगर वो पहाड़ नहीं होते बल्कि पानी की लहरें होती है। कूपर लैंडर में बैठने को कहता है, मगर तब तक लहरें आ चुकी होती है और पानी के जोर से उनके साइंटिस्ट दोस्त की मौत हो जाती है और उनके लैंडर में भी पानी भर जाता है और वहां से निकलते निकलते करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। जब वो लोग वापस एंडोरेंस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त बूढ़ा हो चुका है और 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत चुके होते हैं। वहां पर इतने दिनों में बहुत सारे वीडियो मैसेजेस आए होते हैं। कूपर का बेटा टॉम अब बड़ा हो चुका होता है, उसकी शादी हो गई होती है और उसका एक बेटा भी होता है, मतलब कूपर अब दादा बन गया होता है। मगर मर्फ बहुत नाराज थी, इसीलिए उसका एक ही वीडियो मैसेज आया होता है, वो भी उस दिन का जिस दिन वो अपने पिता की उम्र की हो गई थी। वो बहुत नाराज होती है और इमोशनल भी। कूपर ने जाने से पहले कहा था कि शायद वो भी उसकी उम्र का हो जाएगा जब वो वापस लौट के आएगा, और आज मर्फ भी उसी की उम्र की हो गई होती है। कूपर बच्चों की तरह बिलख बिलख के रोने लगता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। इधर दिखाया जाता है कि मर्फ भी एक साइंटिस्ट बन चुकी है और डॉक्टर ब्रांड के साथ काम कर रही होती है। वो टॉम से मिलने भी बहुत ही कम आती है। सब तरफ धूल की वजह से लोग खांस रहे होते हैं, लंग्स की बीमारियां फैल रही होती है। डॉक्टर ब्रांड अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। वो मर्फ को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने उनसे झूठ कहा है। आइडिया नंबर 1 कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर ब्रांड कहते हैं कि उन्होंने कूपर को दूसरी दुनिया में दूसरी सभ्यता बसाने के लिए भेजा है इंसानी भ्रूणों के साथ। उन्होंने सबसे झूठ कहा था। उन्होंने मर्फ से भी झूठ कहा था कि ग्रेविटी के इक्वेशन को कभी पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मर्फ बहुत ही टूट जाती है। और इधर कूपर और टीम मिलर्स प्लैनेट के बाद डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाने वाले होते हैं, क्योंकि वहीं से सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे होते हैं। मगर चिंता की बात यह होती है कि अगर वहां पर इंसानों के लिए वातावरण नहीं मिला तो ईंधन कम होने की वजह से उन्हें वहां से वापस लौटना होगा, जिसका मतलब बाकी बचे हुए 2 ग्रहों में से सिर्फ एक पर ही जाया जा सकता है। मगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की वजह से वो लोग मैन्स प्लेनेट पे जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने पर वो लोग डॉक्टर मैन को हाइबरनेशन में सोए हुए पाते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन यानी कि डीप स्लीपिंग चैम्बर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक इंसान लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए एक मशीन में गहरी नींद में सो जाता है। डॉक्टर मैन उठते ही रोने लगते हैं क्योंकि वो उस प्लैनेट में बहुत अकेले हो गए थे। डॉक्टर मैन कूपर को बताता है कि इस ग्रह में थोड़ी परेशानियां जरूर है, मगर ये मानव के रहने लायक है। इसी बीच धरती से मर्फ का एक मैसेज आता है। वो बताती है कि डॉक्टर ब्रांड की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर ब्रांड ने अपने मौत से पहले उसे बताया कि प्लान ए सिर्फ एक दिखा हुआ था। असल में ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए एक खास ग्रेविटी के क्वांटम डाटा की जरूरत है जो सिर्फ ब्लैक होल के अंदर से ही मिल सकता है। वो अपने पिता और एमिलिया से कहती है, आप सब लोगों को पता था, फिर भी हमें छोड़कर चले गए यहाँ मरने के लिए। इस बात को सुन के कूपर काफी दुखी हो जाता है।
और तय करता है कि वो वापस पृथ्वी पर जाएगा क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है। इसी बीच उसका साथी उससे कहता है कि अगर तुम वापस जा ही रहे हो तो तुम ब्लैक होल के करीब से जाना और उनके रोबोट टार्स को ब्लैक होल के अंदर भेज देना, ताकि जो ब्लैक होल की ग्रेविटी का डाटा उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए था वो मिल जाए। दोस्तों, फ्यूल कम होने की वजह से कूपर स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करने वाला होता है। स्लिंग शॉट वो तकनीक है जिससे हम एक स्पेसशिप को किसी दूसरे ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर स्पीड प्रदान करते हैं। तभी उन लोगों की नजर मैन के रोबोट पर पड़ती है। उसका रोबोट पूरी तरह से डिसमेंटल किया होता है। वो लोग मैन से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैन कहता है कि इस रोबोट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिससे वो गलत डाटा भेज रहा था, इसीलिए उसने उसे डिसमेंटल कर दिया। और मैन की बात पे सभी लोग यकीन कर लेते हैं। तो इसके बाद वो लोग उस ग्रह का मुआयना करने लगते हैं। इधर खोजबीन करते हुए उन्हें पता चलता है कि मैन ने नासा को गलत डाटा भेजा था। यह ग्रह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैन ने उन्हें धोखा दिया है ताकि वो लोग सिग्नल को ट्रैक करके मैन तक पहुंचे और उसे इस ग्रह से बचा कर ले जाए। इसीलिए उसने अपने रोबोट को भी बंद कर दिया था क्योंकि वो सही जानकारी भेज रहा था। अब इस बात पर मैन और कूपर में लड़ाई हो जाती है। मैन कूपर को जान से मारने की कोशिश करता है और इन सब में कूपर का साथी मारा जाता है। इतने में ही मैन अपने लैंडर को लेकर स्पेसशिप एंडोरेंस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अगर उसे लंबी दूरी तय करनी है तो वो सिर्फ एक बड़े स्पेसक्राफ्ट से ही हो पाएगी। उसके बाद उस ग्रह पे जिंदा बचे कूपर और एमिलिया भी अपने लैंडर को लेकर एंडोरेंस की ओर जाने लगते हैं। डॉक्टर मैन एंडोरेंस तक पहुंचकर डॉकिंग करने की कोशिश करता है, मगर उसे ये समझ नहीं आता कि डॉकिंग आखिर करना कैसे है। उसका लैंडर ब्लास्ट हो जाता है जिससे मैन की मौत हो जाती है और एंडोरेंस स्पेसशिप को भी काफी नुकसान पहुंचता है। वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कूपर काफी मुश्किलों के बाद एंडोरेंस से डॉक कर पाता है और फिर एंडोरेंस को एक जगह स्टेबल करता है। उसके बाद कूपर को पता चलता है कि एंडोरेंस स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल की तरफ खिंचता चला जा रहा है। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो पूरा स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। प्लान ए तो ऑलरेडी फेल हो ही चुका था, बट कूपर चाहता था कि एटलीस्ट प्लान बी भी सही से काम करे और मानव जाति के वजूद को बचाया जा सके। इसलिए कूपर तय करता है कि वो उस स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के जरिए तीसरे ग्रह पे भेजेगा जहां से सिग्नल आया था, क्योंकि अब वो वापस पृथ्वी पर लौट नहीं सकता था। वो सारी कैलकुलेशंस करता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो टार्स को लेकर अपने लैंडर के साथ एंडोरेंस से डिटैच हो जाता है। अब अमेलिया अकेली एंडोरेंस की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे ही प्लान बी को सफल बनाना है। जिसके बाद कूपर धीरे धीरे ब्लैक होल में खिंचता चला जा रहा होता है। अगर हम अब तक की जानकारी की बात करें तो ब्लैक होल के अंदर कोई जा नहीं सकता, और अगर कोई जाए तो बाहर नहीं आ सकता, उसके जरूर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन फिल्म में मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है कि ब्लैक होल के अंदर जाया जा सकता है। अब कूपर अपने रोबोट टार्स को ब्लैक होल के अंदर भेजता है ताकि वो अंदर जाकर जरूरी डाटा हासिल कर सके। जैसे ही टार्स ब्लैक होल के अंदर जाता है, कूपर को उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद कूपर भी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। उसे लगता है मानो अब वो मरने वाला है, पर वो मरने के बजाय टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। दोस्तों, टेसरैक्ट एक ऐसी जगह है जहां टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी में मौजूद होती है, यानी यहाँ पर वो समय में आगे या पीछे देख सकता है। इस समय वो टेसरैक्ट से अपने घर में मौजूद उस किताब वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उससे कहती थी कि उस कमरे में भूत है। अब कूपर भी टेसरैक्ट को समझ चुका होता है। वहां से उसे मर्फ के कमरे की सारी टाइमलाइंस नजर आती है, कुछ भूतकाल है तो कुछ भविष्यकाल। जिसके बाद कूपर भूतकाल में अपनी बेटी को एक मैसेज देना चाहता है कि वो उसे जाने से रोक ले, बट प्रॉब्लम ये है कि आखिर उससे कांटेक्ट करे तो करे कैसे। तो उसे याद आता है कि ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है। कूपर ग्रेविटी की मदद से वहां रखी किताबों को नीचे गिराता है, और अगर आपको याद है दोस्तों तो फिल्म की शुरुआत में भी यही होता है। कूपर मर्फ को मैसेज के जरिए कहना चाहता था स्टे, यानी कि उसे नासा के बेस पे जाने से रोक दो। जिसके बाद जब धूल की आंधी से उस रूम में धूल भर जाती है तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे नासा के सीक्रेट बेस के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बाइनरी कोड के जरिए देता है, ताकि उससे पता चले कि कूपर को कहाँ जाने से रोकना है। पर यही वो मैसेज होता है जो शुरू में कूपर डिकोड कर लेता है, यानी कि मर बचपन में जिसे भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर ही था। उसके बाद टार्स कूपर से कहता है कि उसे वो जरूरी ब्लैक होल की ग्रेविटी का डाटा मिल गया है जो डॉक्टर ब्रैंड की अधूरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। उसके बाद टार्स कूपर से कहता है कि वो जरूरी ब्लैक होल की ग्रेविटी का डाटा मिल गया है जो कि डॉक्टर ब्रैंड को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए था। इससे प्लान ए के जरिए पृथ्वी के सभी लोगों को बचाया जा सकता है। टार्स उस डाटा को कूपर को सेंड कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस डाटा को वो अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे।
इसके लिए कूपर उस कमरे के फ्यूचर टाइमलाइन में जाता है जहां मर्फ बड़ी हो चुकी होती है और नासा में साइंटिस्ट होती है। वहां मर्फ के हाथ में उसके पिता द्वारा दी गई घड़ी होती है। कूपर उस घड़ी के सुई के जरिए बाइनरी कोड में वो डेटा मर्फ को भेजता है। जब मर्फ अपनी घड़ी की ओर देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन मर्फ समझ जाती है कि ये डाटा उसके पिता ही उसे भेज रहे हैं, क्योंकि उससे बचपन से यही लगता था कि उस घर का भूत कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। उसके बाद मर्फ डॉक्टर ब्रांड की उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है और ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक पृथ्वी के मानवों को स्पेस में विशाल स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं और सभी इंसानों को प्लान ए के तहत बचा लिया जाता है। उधर कूपर जैसे ही क्वांटम डाटा को अपनी बेटी को भेज देता है, वो टेसर एक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। क्योंकि टेसर एक्ट एक ब्लैक होल के सेंटर में था, वहां समय गुजरने की गति और भी ज्यादा धीमी थी। मतलब कि कूपर द्वारा बिताया गया वहां केवल 1 मिनट ही पृथ्वी के मौजूद उसकी बेटी के 50 से ज्यादा सालों के बराबर था। उसके बाद कूपर को कुछ एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वहां पर वो देखता है कि अब इंसान इतने विकसित हो चुके हैं कि उन्होंने स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी बना दी है, जिसके कारण काफी लोग वहां बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन। अब इंसान इसी तरह कई स्पेस स्टेशन बनाकर स्पेस में रहते हैं। शुरू में कूपर को लगता है कि उस स्पेस स्टेशन का नाम उसके नाम पर रखा गया है, लेकिन असल में उस स्टेशन का नाम उसकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया होता है, क्योंकि मर्फ ने ही उस इक्वेशन को सॉल्व करके मानव जाति को बचाया था। अब जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तो वो पाता है कि उसकी बेटी काफी बूढ़ी हो चुकी है। पृथ्वी के समय के हिसाब से कूपर भी 125 साल का हो चुका था, लेकिन असल में उसकी उम्र में केवल कुछ ही सालों का अंतर आया था। उसकी बेटी उसे बताती है कि इस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। वो बताती है कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। किसी भी पिता को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। आपको एमिलिया के पास जाना है, जो कि अभी एंडमंस प्लैनेट पे है। जिसके बाद कूपर उस तीसरे ग्रह की ओर रवाना हो जाता है, जिस ग्रह पर उसने डॉक्टर की बेटी अमेलिया को एंडोरेंस के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है कि अमेलिया उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है। दिखने में वो प्लैनेट हैबिटेबल लग रहा होता है। अब उसका अगला प्लान है कि मानव की तादाद को बढ़ाया जाए, मानव कॉलोनीज बनाई जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। आखिर वो लोग कौन थे जो शुरू से ही मानव को बचाने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी के नजदीक वर्म होल बनाया था, जिससे कि मानव खुद के रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सके। उन्होंने टेसरेक्ट बनाकर भी कूपर की मदद की थी। दोस्तों, इंसानों को बचाने वाले लोग असल में भविष्य के ही इंसान थे, जो कि इतने विकसित हो चुके थे, इतने एडवांस हो गए थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को मास्टर कर लिया था। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को कंट्रोल कर सकते थे 5th डायमेंशन में। उन्होंने दरअसल मर्फ कूपर को चुना था पास्ट को ठीक करके इंसानों को बचाने के लिए, ताकि वो लोग भविष्य में जी सके। ये बात कूपर को तब पता चलती है जब वो ब्लैक होल के अंदर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है मुझे कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।